हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम सुदामा पांडे धूमिल जी के द्वारा लिखी गई कविता मोचीराम की जो है व्याख्या करने वाले हैं। तो ये यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये कविता दी गई है। इसके साथ ही यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसके अंतर्गत भी ये कविता दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा है उन दोनों के लिए ही इसकी व्याख्या जो है जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इसी की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो ये जो कविता है उनकी कविता संग्रह संसद से सड़क तक। तो धूमिल जी की जो कविता संग्रह है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1972 ईस्वी है, उसके अंतर्गत ये कविता मोचीराम जो है वो संकलित है। तो इसके संकलन को ज़रूर याद रखिए कि कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये उनकी कविता संसद से सड़क तक में संकलित है और इसमें उन्होंने मोचीराम के माध्यम से कवि ने स्वयं अपनी बात जो है वो बताने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। जो साठोत्तरी कविता उसके कवि हैं, तो उन्होंने इसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। कवि ने यहाँ समाज में व्याप्त जो व्यवस्था है उस पर व्यंग किया है मोचीराम के माध्यम से। तो कवि कहता है कि हर आदमी को अपनी सीमा और दायरा जो है वो मालूम होना चाहिए। जैसे कि मोचीराम का जो काम है वह मोचीराम बखूबी से करता है। इसके साथ ही उसको दुनियादारी किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, केवल वो अपने काम से मतलब रखता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को भी केवल अपने काम से मतलब रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मोचीराम के जो दुख है उसको भी व्यक्त किया है। ये उन्होंने एक दलित वर्ग के आदमी की व्यथा जो है उसका वर्णन किया है कि उसका काम केवल लोगों के जूतों की मरम्मत करना है, अन्य उससे किसी भी बात से लेना देना नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वह सभी को एक समान देखता है और उसका जो काम है वह बखूबी से करता है। उसकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी, कोई भी ऐसा मौका नहीं है, लेकिन वो इस उम्मीद पे है। यानी एक अगर हम निम्न वर्ग के व्यक्ति की बात करें तो वो इस बात पे जीता है कि अच्छे दिन आएंगे। यानी जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो उम्मीद पे जीता है। तो इसी का वर्णन जो है कवि ने यहाँ किया है। और गरीब आदमी जो होता है वो कभी भी अपनी उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ता है, इसी के भरोसे में वो अपनी पूरी ज़िंदगी काट लेता है। तो कवि कहता है कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक और बात व्यक्त की है कि फटे जूते जो है वो आदमी की पहचान और औकात दोनों बताते हैं। वो नए जूते खरीदने के बजाय उसी को बार बार ठीक कराता रहता है। मोचीराम ठीक भी करता है लेकिन वो उस बात से स्वयं दुखी भी होता है, क्योंकि ऐसे आदमी जो होते हैं केवल लालची और आडंबर होते हैं। वह फटे जूतों की मरम्मत कराता है, उससे पता चलता है कि वो आदमी कितना स्वार्थी और लालची है। तो चलिए अब हम अपनी मुख्य कविता पे आते हैं कि कविता में क्या दिया गया है। तो चलिए इसका मूल भाव हम पढ़ते हैं। रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो यहाँ जो है कवि बता रहे हैं कि मोचीराम का काम जो है वो जूतों की मरम्मत करना है। वह अपने हाथ में जो है जूते मरम्मत करने की जो उपकरण है वो अपने पास रखे हुए है और वह अपनी आँखों को ऊपर उठाकर कवि को थोड़ी देर के लिए, आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला, थोड़ी देर वह उसको देखता है।
और ऐसा लगता है जैसे कि वह कुछ ढूंढने का, उसमें देखने का प्रयास कर रहा है, मानो वह कुछ टटोल रहा है। तो कवि को ऐसा अनुभव होता है कि वह कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा है, वह उसे इस प्रकार से देख रहा है। इसके बाद वह कवि से कुछ कहने या बतलाने की मुद्रा में, तो वह कुछ कवि को जो है कुछ बतियाने के स्वर में कुछ कहता है और हंसते हुए कहता है कि बाबूजी, मेरी नज़र में न कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, तो उसके लिए जो है कोई भी अलग नहीं है, सब व्यक्ति एक समान है। तो मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो वो कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यानी कि उसके सामने ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी उसकी दृष्टि में समान है। उसके समक्ष जो भी आता है वो उसके जूते की मरम्मत करने के लिए उसके सामने खड़ा रहता है और वो उसके जूते ठीक कर देता है, और उसका काम जो है वो उसके जूते ठीक करना है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह सभी को एक समान समझता है, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। आगे कवि कहते हैं, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। तो आगे कवि इस प्रकार से कहते हैं कि जो है जहाँ है वह वही है। असली बात तो ये है कि जो जहाँ है वह वही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। वह जिस हाल में है या रह रहा है वह उसी में जी रहा है। अर्थात जितना जूते का साइज़ है उस आदमी की उतनी ही सीमा है। कोई भी व्यक्ति जो है वो इस जूते की साइज़ से अलग नहीं है, उसके नाप से अलग नहीं है। आगे कवि कहते हैं, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। तो आगे कवि कहते हैं कि वो मोचीराम कहता है, मुझे पता है और हमेशा मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं एक पेशेवर जूतों की मरम्मत करने वाला मोची हूँ और इससे अधिक जो है मैं कुछ नहीं हूँ। और वह बताता है कि जूते जिस तरह फटे होते हैं वैसे ही मैं भी फटे हाल में हूँ, अर्थात कि वह भी उसी गरीबी में जी रहा है और यही उसकी नियति है। वह अपने दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय करता है, ठीक वैसे ही जैसे फटे जूते को सीने के लिए उसमें टांके लगाए जाते हैं ताकि वह ठीक हो जाए, तो इसी प्रकार से वह अपनी गरीबी को भी, अपनी परेशानियों को भी दूर करने का प्रयास करता है। तो जिस प्रकार से उस जूते पे जो है वो चोट पड़ती है, उसी प्रकार से उसकी ज़िंदगी में भी राम नाम की जो है हथौड़ी की मार पड़ती है, जो उसी चोट के समान है जो जूते पे पड़ती है। और वह जो है इस जूते की मरम्मत में लगा रहता है। आगे कवि जो है वो कह रहे हैं, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शैली है। तो कवि इस प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ढंग के लोग आते हैं, वह अपने फटे पुराने जूते जो है ठीक कराते हैं। तो यहाँ अलग अलग किस्म के लोग मुझे दिखाई देते हैं। हर एक की स्थिति जो है वो अलग अलग होती है, वे अलग अलग रूप में, अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं, पर सब जो है वो मेरे लिए एक ही समान है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की एक थैली है
इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसी टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है। तो आगे कवि इस प्रकार से कहते हैं कि तो मेरे पास जो है वो हर प्रकार के आदमी अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से जो है जूते ठीक कराने आते हैं, और मेरे पास वह अपने आप ही चुप कर रह जाते हैं। औकात, अपना वजूद सबका अपना अलग अलग है, उनके रूप स्वरूप में भी भिन्नता है। तो जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो जूता होता है उसके भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। हर आदमी यहाँ इसी उम्मीद से आता है कि वह हम कभी तो हम नए जूते पहनेंगे। तो गरीब आदमी जो है कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। तो हर इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया, यानी उस पे जो है अलग अलग उसकी बनावट, उसकी भिन्नता अलग अलग होती है, उस पर फटे पुराने इतने हो जाते हैं, लेकिन लोग इसी उम्मीद पर जाते हैं कि एक दिन हम नया जूता जो है वो पहनेंगे। गरीब आदमी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता, और उसकी उम्मीद ठीक ऐसे ही होती है जैसे कि टेलीफोन के खंबे पर पतंग जो है उलझी रह जाती है, फंसकर रह जाती है इस उम्मीद से कि वह कभी तो उससे छूटेगी और खड़खड़ा रही है, और वहाँ वो खड़खड़ाती रहती है कि कभी वो उससे बाहर निकलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो गरीब आदमी की उम्मीद होती है कि वह कभी न कभी तो अपनी परेशानियों से, अपनी गरीबी से बाहर निकलेगा। आगे कवि कह रहे हैं, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। तो आगे कवि इस प्रकार से कह रहे हैं कि मोचीराम कहता है कि बाबूजी जूते की मरम्मत पर अब इस प्रकार से पैसा जो है वो क्यों खर्च कर रहे, क्योंकि जूता जो है वो एकदम जर्जर हो गया है। लेकिन वो ये कहते हुए मन ही मन जो है शर्मिंदा होता है। उसके आवाज़ में जो है लड़खड़ाहट होती है। वह कहता है कि मैं भीतर ही भीतर जो है काँप रहा होता हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आती है, पता नहीं किस तरह की जो है आवाज़ निकलती है। नए जूते जो है नहीं ले पा रहे हैं। यह भी कहता है कि तुम अपनी मनुष्य जाति पर क्यों थूक रहे हो। तो जो जूते की हालत को नहीं देख पा रहे हो कि जूता किस प्रकार खराब हो गया है। आप यकीन करें उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो जो जूते की हालत होती है वो उसको देख नहीं पा रहा है, कोई जगह नहीं खाली पड़ा जहाँ टाके ना लगे हो, तो वो उसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी होती है। बल्कि उसमें वह टाके नहीं ताकता है, बल्कि उसमें अपनी आंखें गाड़ रहा होता हूँ। तो जूता की हालत ऐसी ख़राब हो रही है कि पैर जो है उसमें से बाहर निकल रहे हैं। तो उसे देखकर मेरा दिल जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है। आगे जो है वो कह रहे हैं, एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वह अक्लमंद है, ना वक्त पाबंद है। उसकी आँखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। तो आगे कवि कह रहे हैं, वह पंसारी जो जूते को ठीक करवा रहा है। तो एक आदमी जो है वो पंसारी है जो अपने जूते जो है मोचीराम से ठीक करा रहा है। तो उसके लिए वो आगे कहता है कि मोचीराम की दृष्टि में वह नादान है, वो अक्लमंद नहीं है, नासमझ है, धीमी बुद्धि वाला व्यक्ति है। वह समय का ना वक्त का पाबंद है, ना ही वह वक्त का पाबंद है। काम का कितना नुकसान हो रहा है।
टूटे फूटे तथा फटे जूतों को ठीक पर ठीक कराता जा रहा है। वह उनकी जगह नया जूता जो है नहीं लेना चाहता। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। तो आगे कवि इस प्रकार से कहते हैं कि उसे कहीं जाना आना तो नहीं है, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट इतनी है, उसकी हड़बड़ाहट देख के लगता है, दिखाने की कोशिश करता है कि वह उसको बहुत ही काम करना है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वह अपने टूटे फूटों को जूतों को ही मरम्मत कराता रहता है। उसे नया जूता नहीं लेना चाहता है। वह पैसे बचाना चाहता है, जो दिखा रहा है कि वह कितना लालची है। वैसे उसने अपने हाथों में जो है घड़ी पहन रखी है, मगर उसे जो है कहीं जाना आना तो है नहीं। उसके चेहरे पर बहुत ही परेशानी जो है झलक रही है, एक हड़बड़ी सी झलक रही है। वह बताते और अभिनय से कर रहा था, वह ऐसी बातें कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वह दुनिया का बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, और वह इस प्रकार से बोल रहा था। और रोब तो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि हिटलर का नाती है। आगे कहते हैं, इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहाँ पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। तो आगे वो जो है मोचीराम कहता है कि वह बार बार जो है कहता है, इसे बांधो, उसे काटो, वहाँ पीट कर इसको ठीक करो, इसे कस दो, इसे जो है अच्छी तरह चमका दो, जूते को ऐसा बना दो। तो लगातार जो है वो मोचीराम को निर्देश पे निर्देश देता जा रहा है। फिर वो कहता है कि वह आदमी जो है वो बनिया है, ऐसा लगता है। वह अपने जेब से जो है रुमाल निकालता है, उससे हवा करता है और कहता है कि बहुत गर्मी है, और गर्मी दिखाने का जो है वो गर्मी होने का जो है वो दिखावा करता है और गर्मी को कोसता है। मौसम के नाम पर बिसूरता है, यानी कि वो गर्मी को कोसता है। इसके साथ ही वह सड़क पर आने जाने वाले लोगों को बानर यानी बंदर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चुहार कर सड़क से उछलता है। तो वह जो है काफ़ी देर तक जो है काम कराता है उससे, मोचीराम से जो है बहुत सारे काम करवाता है, बहुत सारे जो है उससे जूते की मरम्मत करवाता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वह कुछ पैसों के नाम पर जो है सिर्फ कुछ सिक्के जो है फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। और इसके साथ ही वह ऊपर से ये भी कहता है कि तुम तो शरीफों को लूटते हो, और जो उसकी सही कमाई होती है वह देने से इनकार करता है। और कभी तो ऐसा कहता है कि समाज में बहुत लोग जो है वो समाज में बहुत है, यानी कि और लोगों से भी वो करा लेगा। और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। तो जब उसके पेशे पे बात आती है मोचीराम की, तो उसका दिल जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसका दिल यहाँ तक कि रो भी पड़ता है। और जब किसी व्यक्ति को जो है अपने मेहनत का फल ना मिले तो वह मन ही मन दुखी जो है अवश्य होता है। जैसे मुझे राम को जूता ठीक करने पर कुछ सिक्के ही मिले। तो कवि कहता है कि उसके मन में जो कोई भावना, कोई दबी हुई भावना
कील के रूप में उभर कर उसके सामने आ गई। उसका मन जो है वो आहत हो गया कि लाज मौका पाकर उभर आई और उंगली में गड़ गई। तो यहाँ पे जो है वो कील जो है मौका पाकर उभर गई और उसकी उंगली में जो है गड़ गई। तो आगे कवि इस प्रकार से कहते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। तो आगे कवि इस प्रकार कहते हैं कि मुझे जो है इस बात का कोई गलत फहमी, इस प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मुझे जो है इस बात का एहसास है कि कहीं न कहीं मेरे पैसे और जूते के बीच में कोई अंतर है और यह अंतर जो है वो आदमी के कारण है और इस अंतर का जो है कहीं न कहीं अदद आदमी था और इस अंतर के बीच जो है एक आदमी भी छुपा हुआ। लगती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। अंगूठे पर हथौड़े की चोट पहुंचती है और उस दर्द को जो है वह दिल में छुपा लेता है और हथौड़े की तरह सहता है और उस मार को जब वो उस पे जूते को जो है हथौड़े से उस पे मारता है तो चोट जो है उसके अंगूठे पे भी पड़ती है और लेकिन जो उसको दर्द होता है वह उसको छुपा लेता है। तो मोचीराम जो है काम करते वक्त जो उसको दर्द होता है वह सहन कर लेता है, लेकिन जब कोई बात उसको चुभती है, कोई चुभती हुई बात उसको कोई कह देता है तो वह उसके मन को दुखी कर देता है। काम को शराफत के साथ करने के बाद यदि तीखी बात भी सुननी पड़ जाती है तो मन जो है इससे दुखी होता है। मन में बच्चे की तरह जो है वो झंझलाहट सी पैदा होने लग जाती है। कहता है कि असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के पीछे, यानी कि उसके ज़िंदा रहने के पीछे कोई ऐसा मकसद, कोई भी अर्थ नहीं है, यानी उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर जीवन जीने के पीछे कोई अच्छा उद्देश्य नहीं हो तो वह जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है। तो राम नामी बेचकर, तो आगे वह कहता है कि राम का नाम लिखा हुआ वस्त्र को बेचकर या वेश्याओं की दलाली करके पैसे कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। तो आगे वो कहता है कि यही वह स्थान है जहां मनुष्य अपने पेशे को छोड़कर भीड़ में शामिल होना पड़ता है और यहाँ तभी उसे हर प्रकार के लोगों की प्रताड़ना सुननी पड़ती है, लोगों का ताना सुनना पड़ता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है तो उसे जो है लोगों की प्रताड़ना, लोगों के ताने जो है सुनने पड़ते हैं। हर मौसम जो है उसे बेचैन करती है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ उस समय रापे की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आगे वो कहता है कि अब अगर यदि बसंत के ही मौसम को ले ले तो यह मौसम जो है दिन में सुहावना होता है, एक पतली रस्सी की तरह दिन को तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्ते जो है हजारों फूल में खींचने के लिए लटकते हैं। मौसम में भी जब पेड़ों पर जो है हजारों लाल लाल फूल खींचते, धूप में सींचने के लिए लटकता है, लेकिन ऐसे धूप में भी उसको यहाँ पे काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे काम में भी जब वो अपनी पूरी तल्लीन होकर जब वो काम करता है फिर भी उसे तीखी भाषा सुननी पड़ती है।
तो मन ही मन वह बहुत दुखी होता है। उसके मन में झुंझलाहट और चीख उत्पन्न होने लगती है। उसके लिए रापी के मूड को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जो है उस औजार को संभालना जो है इस वक्त मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। तो जब वह अपनी जो है फिर भी जब उसे ताने सुनने को मिलते हैं तो उसका मन जो है उस काम में नहीं लगता। उसका मन उस झुंझलाए बच्चे के समान हो जाता है। उसका मन काम करने से जो है इनकार कर देता है। चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। तो आगे वो कहता है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, सोचने की बात है। किसी भी तरह से ज़िंदगी को किताब के आधार पर नहीं मापा जा सकता, और जो ऐसा करता है वह ज़िंदगी की असलियत को नहीं समझता है। तो असलियत और अनुभव के बीच में जो है रिश्ते को, फ़र्क को वह नहीं समझता। वह खून के अवसर पर या किसी घटिया अवसर पर अपनी कायरता का परिचय देता है। वह तो बहुत ही आसानी से कह सकता है कि तू मोची नहीं है, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। तो आगे वो कहता है कि जो है, लेकिन वह सच तो यह है कि वह एक बहुत ही दिलचस्पी का गलतफहमी का शिकार है। जो ये सोचते हैं कि जो पेशा जो है वो एक जाति के रूप में सोचते हैं, यानी उसके काम को जो है जाति के आधार पर आंका जाता है। तो ये सोचना जो है बहुत ही गलत है। इस विषय की वास्तविकता यह है कि आग सभी को, तो जाति पर आदमी का, भाषा पर, किसी जाति पर किसी का कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। आगे है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल जाते हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। तो आगे ये जो कवि हैं वो कहते हैं कि मोचीराम आगे कहता है कि वास्तविकता तो यह होती है कि जो आग है वो सबको जलाने का वही काम करती है। तो जीवन की सच्चाई भी जो है इन्हीं सब से होके गुजरती है। इसी प्रकार की जीवन की सच्चाई है। आग किसी को भी कभी नहीं छोड़ती। कुछ लोग जिन्हें शब्दों का ज्ञान हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो अंधे बने हुए होते हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह पर एक ही किस्म से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि तो अन्याय को चुपचाप कुछ लोग जो है वो सहते हैं, क्योंकि वह भूख से डरते हैं और उन्हें जो है वो पेट की आग सताती है, इसलिए वे इस अन्याय को आगे सहते हैं। लेकिन जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह पर एक ही किस्म से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो आगे जो है कवि ये कहते हैं
मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप का मतलब जो है वो दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों ही जो है भविष्य बनाने में अपना अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। शक्ति जो है वो दोनों में होती है, चुप रहने में भी है और आवाज़ उठाने में भी है, लेकिन दोनों ही शक्ति जो है अपने अपने समय पर ही काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था सुदामा पांडे जी के द्वारा लिखी गई कविता मोचीराम। तो इस कविता में उन्होंने जो है एक मोचीराम के माध्यम से आम आदमी की जो है बात प्रकट की है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं कविता की वो इस प्रकार हैं। मोचीराम की दृष्टि में जो है वो सभी लोगों को एक समान रूप से देखता है। भाषा में जो है यहाँ व्यंग्यता है, तो ये जो है प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इनको ज़रूर देखिए। इसकी भाषा जो है वो बहुत ही सरल है और इसमें कवि ने जो है आम आदमी की भाषा को जो है अपनाया है और कवि ने गरीबी की झलक को जूते के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और इसके अलावा बनिए के माध्यम से काम करने के बावजूद पैसे पूरे नहीं देने का मतलब बताया है। और इसमें जो है जीवन की यथार्थ का जो है चित्रण हुआ है, उर्दू शब्दों की प्रधानता है और उपदेशात्मक शैली का जो है वो प्रयोग किया गया है। इसका संकलन जो है संसद से सड़क तक में किया गया है। तो ये जो थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।